हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो और उसके सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन में दिए हैं दो पार्टनर आशीष और कानव, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट है। ये फर्म को डिसॉल्व करना चाहते हैं और एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस हिसाब से बेचा गया, पे किया गया, ये सब इंफॉर्मेशन आपको दी है। आपको क्या करना है, आपको बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट। कैसे करोगे देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पर आप सभी एसेट्स को लिखते हो। कौन सी एसेट्स? जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, कैश में कन्वर्टेबल एसेट्स यहाँ लिखोगे। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट का बैलेंस नहीं आएगा, तो सबसे पहले लिखो स्टॉक 24,000, डेटर्स 19,000, फर्नीचर 40,000, प्लांट 2,10,000, इन्वेस्टमेंट्स 32,000। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब लॉस है। इसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते। प्रॉफिट होता तो भी नहीं ट्रांसफर करते। लॉस हो, प्रॉफिट हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, जिसे हम पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में इसे ट्रांसफर नहीं करते। अब आ जाओ क्रेडिट साइड पे। क्रेडिट साइड पर हमें लिखनी है आउटसाइड लाइबिलिटीज। ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000 रुपए। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, ये भी आपकी लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है जिसको आप लिखोगे क्रेडिट साइड पर 60,000। आउटसाइड लाइबिलिटी है, एम्प्लॉइज का प्रोविडेंट फंड है जो कि आपको पे करना है। मिसिस आशीष लोन, आशीष पार्टनर है, उसकी वाइफ पार्टनर नहीं है। अगर उसने फर्म को लोन दिया है तो वो भी आउटसाइड पार्टी में कवर होगा, 9,000 रुपए, ये भी लिखो। कनव्स लोन, ये पार्टनर है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है, वो रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड 20,000 रुपए, क्या इसके साथ कोई क्लेम भी है? नहीं, कोई क्लेम नहीं है। तो ये पूरा का पूरा रिजर्व है जिसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में और इसको खत्म कर देंगे। क्लियर है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये आप यहां लिखोगे 4,000 रुपए क्रेडिट साइड पे। क्यों? जब इन्वेस्टमेंट भी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दोनों है बैलेंस शीट में, तब आप इन दोनों को आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर सिर्फ आईएफआर होता आपकी बैलेंस शीट में तो हम इसको ट्रांसफर नहीं करते रियलाइजेशन अकाउंट में। उस केस में आप दूसरे रिजर्व्स की तरह इसे डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर देते। इन्वेस्टमेंट है तो आप आईएफआर रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। क्लियर है? आपको ये नहीं देखना कितनी अमाउंट है कितनी नहीं, जितना भी है दोनों की अमाउंट बुक वैल्यू से ट्रांसफर कर दो। ये सब कुछ करने के बाद कैपिटल अकाउंट तो आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करोगे ही। अब इसके बाद देखते हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया गया। आशीष जो पार्टनर है उसने फर्नीचर टेक ओवर कर लिया, मतलब एक तरह से फर्नीचर उसने खरीद लिया। फर्नीचर हमारा कितने का है? 40,000 वाला 38,000 रुपए में खरीद लिया। तो उसने पेमेंट अभी नहीं की है, पेमेंट हमें नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, उससे पेमेंट लेनी है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेंगे बाय आशीष कैपिटल अकाउंट 38,000 रुपए। इसी तरह से उसने अपनी वाइफ का लोन, जो उसकी वाइफ मिसिस आशीष ने जो फर्म को लोन दिया हुआ है 9,000 का, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उसने ले ली। एक तरह से फर्म की ये लाइबिलिटी भी उसने टेक ओवर की कि वो इसको पे कर देगा। तो क्या फर्म ने उसको पेमेंट कर दी है? नहीं, आशीष को इसके लिए कोई पैसा नहीं मिला, तो हमें आशीष को पेमेंट करनी है ये। तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे ना। जब कोई पार्टनर फर्म की लाइबिलिटी को टेक ओवर करता है तो एक तरह से उसने फर्म के बिहाफ पर ये खर्चा किया जो कि फर्म को देना है। तो आशीष के कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे कि इतना पैसा इसको हमें देना है। ये हो गया। नेक्स्ट है डेटर्स, आपको 18,500 रुपए मिले, तो बैंक अकाउंट के थ्रू आपको पैसा मिला। बैंक है तो बैंक अकाउंट लिखोगे। डेटर्स आपके 18,500 रुपए में रियलाइज हो गए, पेमेंट मिल गई। कितने का कितना मिला कुछ नहीं देखना आपको, कितना पैसा मिल गया बस उतना देखो। प्लांट आपको 10% ज्यादा में रियलाइज हुआ, मतलब
प्लांट अगर आपका 2,10,000 का है तो इसका 10% 21,000 रुपए आपको इसके ज्यादा मिले। आपको इसको बेच करके कितना पैसा मिला? 2,31,000। 2,10,000 प्लस 21,000, 2,31,000। ये तो था डेटर्स और प्लांट। अब बारी आती है स्टॉक की। स्टॉक के बारे में लिखा है कि जितना भी हमारा स्टॉक है 24,000 का, उसका 40% कनव ने ले लिया। तो कनव ने कितना लिया है? स्टॉक में से 9600 रुपए का स्टॉक उसने एक तरह से खरीद लिया। कितने में खरीदा? 20% कम। जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू कितनी है? 9600। 9600 का 20% कम, 20%, 9600 का 20% बनेगा 1920 रुपए। तो 9600 रुपए वाला स्टॉक उसने कितने में खरीदा? 7,680 रुपए में। बाकी का स्टॉक 60% स्टॉक और आपका बच गया, 14,400 रुपए का स्टॉक और बच गया, जिसे कहा गया है कि हमने उसे मार्केट पे बेचा 10% प्रॉफिट के साथ। गेन लिखा है, गेन का मतलब प्रॉफिट। तो 14,400 में 10% प्रॉफिट, 1,440 रुपए का प्रॉफिट हुआ। मतलब 15,840 में बाकी का स्टॉक बेच दिया आपने। तो अब मार्केट में जो बेचा वो पैसा आपको मिल गया, तो बैंक अकाउंट के थ्रू आपके पास पैसा आया 15,840 रुपए। तो टोटल ये अमाउंट आपको मिला डेटर्स, प्लांट और स्टॉक का। जो 40% स्टॉक कनव ने खरीदा, 9,600 वाला स्टॉक 7,680 में जो इसने खरीदा, उसकी पेमेंट हमें नहीं मिली, तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही क्या करेंगे? डेबिट करेंगे कि इतना पैसा हमें लेना है। तो कनव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 7,680 रुपए। इसके बाद यहां पर देखो, क्या आपकी सारी एसेट्स कवर हो गई हैं? हाँ, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गए, फर्नीचर हो गए, प्लांट हो गया। इन्वेस्टमेंट्स रहती है। तो इन्वेस्टमेंट्स के लिए लिखा है कि क्रेडिटर्स जितने थे आपके, वो आपके पूरी इन्वेस्टमेंट के साथ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गई। क्रेडिटर्स आपके 42,000 के हैं, इन्वेस्टमेंट आपकी 32,000 की है। तो लिखा है कि आपके क्रेडिटर्स ने आपकी इन्वेस्टमेंट्स को खरीद लिया फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में। तो एक तरह से एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो गई। एसेट भी रियलाइजेशन अकाउंट में आपने लिखी हुई है, और जो लाइबिलिटी है वो भी रियलाइजेशन अकाउंट में लिखा हुआ है। तो एसेट को अगर बेचते तो उसकी पेमेंट आप यहाँ ही लिखते, और लाइबिलिटी की पेमेंट करते तो भी आप रियलाइजेशन अकाउंट में लिखते। तो जब इन दोनों ने आपस को सेटल कर दिया तो आपको इसे नहीं लिखना। कितने में किसकी पेमेंट क्या मिली कुछ नहीं लिखा, बस इतना लिखा आपस में सेटल हो गई, वो भी सफिशिएंट है आपके लिए कि ये दोनों आपस में क्लियर हो गए। अगर ट्रेड क्रेडिटर्स ने 32,000 की इन्वेस्टमेंट आपकी खरीद ली, कितने में खरीद ली? मान लेते हैं 35,000 में, 40,000 में, 42,000 में, जितने में भी खरीदी, तो वो आपको पैसे देते, आप उनको ही देते। तो पूरे के पूरे क्रेडिटर्स आपके सेटल हो गए। तो आपको कोई लाइबिलिटी और नहीं पे करनी, और ना ही इन्वेस्टमेंट की रिसीव आपको कुछ और होनी। तो दोनों आपस में एडजस्ट हो गए, हम नहीं लिखेंगे। इस पॉइंट के बाद आगे चलते हैं। इसके बाद लिखा है कि कनव ने रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरे डिसोल्यूशन के वर्क को देखने की। तो हमारी डील हो गई उसके साथ कि पूरा काम तुम देखोगी और हम तुम्हें 12,000 रुपए इसके देंगे। साथ में रियलाइजेशन से रिलेटेड जितना भी खर्चा है वो किसकी जिम्मेवारी है? कनव की है, अब फर्म की नहीं है। तो 12,000 रुपए जो उसको देने हैं आपको, वो उसकी सर्विसेज और खर्चा जो भी है सारा मिला करके। तो फर्म ने अपना खर्चा फिक्स कर लिया रियलाइजेशन का 12,000 रुपए, और जो ये 8,000 का एक्चुअल खर्चा हुआ रियलाइजेशन का, वो फर्म की कोई जिम्मेवारी नहीं है। वो फर्म कुछ भी पे नहीं करेगा। 8,000 खर्चा हुआ हो चाहे ना हुआ हो, वो कनव की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें कितने देने हैं कनव को? 12,000 रुपए। तो टू कनव्स कैपिटल अकाउंट लिखो 12,000। इतना पैसा हमें कनव को देना है। जो ये खर्चा है हमें कनव को देना है, तो उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे ना। एक तरह से ये एक लास्ट मोमेंट पे आपका जो खर्चा आया, जो कनव ने आपको सर्विसेज दी, और वो खर्चा आपको कनव को देना है, ये उसका रेमुनरेशन आपको से देना है। तो अभी पेमेंट नहीं हुई तो हम उसके कैपिटल अकाउंट को ही क्रेडिट करेंगे ना, कि इतना पैसा और आप उसे दोगे। ये सब होने के बाद अब देखो, क्या आपकी लाइबिलिटीज में सब कुछ कवर हो गया? एसेट्स जैसे आपने चेक करी थी सारी की सारी कवर होगी, इन्वेस्टमेंट भी कवर हो गई। अब लाइबिलिटीज में भी इसी तरह से आप चेक करो। क्रेडिटर्स आपके पूरे सेटल हो गए इन्वेस्टमेंट के साथ।
मिसिस आशीष लोन वो भी हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व वो आपको कुछ नहीं देखना, इन्वेस्टमेंट आपकी बिक गई, कितने में बिकी, लेस में बिकी, ज्यादा में बिकी, आपस में अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा, आपको उससे बॉदर नहीं करना। रह क्या गया है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 60,000 रुपए, ये भी तो एक लाइबिलिटी है जिसकी आपको पेमेंट करनी है। अगर इसके बारे में क्वेश्चन में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप यही लेके चलोगे जितनी भी लाइबिलिटी है आपने उसको पूरा का पूरा पे किया, जितनी बुक वैल्यू थी उतनी की पूरी पेमेंट की जाएगी। तो टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपए ये भी पेमेंट दिखाओगे। अब सब कुछ हो गया तो अब बारी आती है हम चेक करें कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो हमें प्रॉफिट आ रहा है 20,020 रुपए का, जिसे दोनों पार्टनर्स में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से बांटोगे। तो जिसके जितना हिस्सा आएगा उनके कैपिटल अकाउंट में आप क्रेडिट कर दोगे। 12,012 रुपए मिलेंगे आशीष को और कनव को मिलेंगे 8,008 रुपए, और एंड में लिख दो टोटल। तो ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए, एक एक पॉइंट अब आपके क्लियर होते जा रहे हैं कि किस चीज को लिखना है, किस चीज को नहीं लिखना, किस पॉइंट को आपको ध्यान देना है। एसेट्स का आपको ध्यान देना है, क्या सारी एसेट्स कवर हो गई है, सबके बारे में जो भी लिखा था हमने कवर कर लिया, जो एसेट के बारे में नहीं लिखा था उसको हम बुक वैल्यू की सेल वैल्यू दिखाते हैं। इसी तरह से लाइबिलिटीज में अगर कोई लाइबिलिटी के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप यही मान के चलोगे जो उसकी बुक वैल्यू है उतनी आपने पेमेंट कर दी। तो ये ध्यान रखना है आपको, नया पॉइंट ऐड हुआ है सीबीएसई के नए नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। टेंजिबल एसेट अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप यही लेके चलोगे कि उसकी बुक वैल्यू पर आपने उसको सेल कर दिया। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो ताकि नए नए पॉइंट्स जो भी आए, नई नई चीज आप सीख सको। हर क्वेश्चन में आपको नया पॉइंट मिलेगा, कुछ ना कुछ नया सिखाएगा। प्रैक्टिस जारी रखो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय।